A linear partial differential equation of the first order यानी dy by del z by del x या del z by del y, यही दो टर्म्स इसमें रहेंगे, ठीक। del z by del x को तुम b से डिनोट करते हो, del z by del y को तुम q से डिनोट करते हो, तो p और q के टर्म्स में इक्वेशन रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक। लीनियर है यानी कि p और q का पावर भी 1 रहेगा, 1 से ग्रेटर नहीं रहेगा, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक। और क्या बोलते हैं, इनके कुछ कोएफिशिएंट्स रहेंगे, जो p q और राइट हैंड साइड का टर्म है, ये जो कोई टर्म्स हैं ये फंक्शंस होंगे p q एंड r आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z, मींस द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, उनका किसी भी तरह का फंक्शन ये डेरिवेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगा या फिर सेपरेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। उस तरह के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, ठीक। इस इक्वेशन को, इस तरह की इक्वेशन को जिसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, यानी डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है, और उसका फॉर्मेट ये है, यानी कि उसके p और q के जो टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट x y और z के फंक्शंस है, उसको हम कहते हैं लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? किसको लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन कहोगे तुम, क्योंकि ये बाय नेम डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन को बताओ, ठीक। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन का क्या फॉर्मेट होता है, कैपिटल P into small p plus capital Q into small q is equal to r, where p, q and r are functions of x, y and z. x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। और ये भी बताओगे स्मॉल p क्या डिनोट करता है, del z by del x को, कैपिटल P is denoting del z by del y, ठीक। अब इसका जो प्रूफ है कि कैसे ये सॉल्व होता है वो काफी लेंदी है, और इट इज नॉट ऑफ योर रिक्वायरमेंट, यू डोंट रिक्वायर टू नो हाउ टू गेट द सोल्यूशन, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू गेट द सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, ओके। कैसे वो प्रूफ हो रहा है वो तुमको देखने की जरूरत नहीं, तुम बस मेथोडोलॉजी जानना है तुमको और उसको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी ये है कि हम सबसे पहले जो ये गिवन इक्वेशन रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, जो भी हमारे पास क्वाजी लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद उसके कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग ये सब्सिडियरी इक्वेशन बनाएंगे। ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस दिख रहे हैं, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r, इसको हम कहते हैं सब्सिडियरी इक्वेशन, ठीक। इसको हम सब्सिडियरी इक्वेशन कहते हैं, इसको नोट कर लोगे, ये सब्सिडियरी इक्वेशंस है, ये सब्सिडियरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको एज साइमल्टेनियस इक्वेशन लेके, यानी 2 टर्म्स एट ए टाइम लेके इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 2 पेयर्स हम लेंगे, ठीक। एक बार सपोज dx और dy ये वाले 2 टर्म को इक्वेट करके किया, या dx और dz को इक्वेट करके किया, या dy और dz को इक्वेट करके किया, इस तरह से कोई 2 पेयर लेके हम लोग 2 सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक। वो सेट ऑफ सॉल्यूशन सपोज जैसे पहला सॉल्यूशन अगर z एज ए फंक्शन ऑफ x मिल गया, तो दूसरा हमको सॉल्यूशन x एज ए फंक्शन ऑफ y या फिर z एज ए फंक्शन ऑफ y इस तरह से मिलना चाहिए, मतलब 2 सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे जो मिला के तुमको पूरे तीनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बता देंगे, ठीक। वो जो 2 सेट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उनको हम सपोज डिनोट कर रहे हैं u इक्वल टू a और v इक्वल टू b से, तो फाइनल जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो डिनोट किया जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ दिस 2 टर्म्स u एंड v इक्वल टू 0 और u एज ए फंक्शन ऑफ v, ठीक। तो ये चीजें जो है ऐसे देखने में बड़ी अजीब लग रही हैं और समझ में नहीं आएगा, हम इसको क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्लियरली आएगा। अभी के लिए जस्ट क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप जैसे ही तुमको दिख रहा है कि क्वाजी लीनियर इक्वेशन है तो तुमको सबसे पहले सब्सिडियरी इक्वेशन बनाना है, ठीक। इसको ध्यान में रख के हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन नोट करो। Note the first question. Solve p into yz plus q into zx is equal to xy. इस इक्वेशन को जल्दी से नोट करो, चलिए सबने नोट। Yes, ma'am. Okay, let us start with the solution.
सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन में लिखना ही है, हमको उसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। सो गिवन इक्वेशन को पहले लिख लो और देख लेना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। कैसे सबसे पहले क्या चेक करोगे तुम इक्वेशन को देखे साथ ही कि कौन से मेथड से सॉल्व होगा। ठीक, कल हमने एक मेथड पढ़ा था जहां अगर सिर्फ एक डेरिवेटिव टर्म है तब हम लोग उसको यूज कर सकते थे। ठीक है, जैसे हमने ऐसा वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे ये टर्म था इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, उसको हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले ये देखना कि ऐसा है क्या, क्या हमारे इक्वेशन में सिर्फ एक क्या बोलते हैं डेरिवेटिव टर्म है। अगर है तो वो पहले मेथड से सॉल्व हो जाएगा, नहीं है तो फिर अगला लीनियर वाला फॉर्म है क्या वो देखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये लीनियर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि P और Q ये दोनों डेरिवेटिव आ रहे हैं, यानी एक से ज्यादा डेरिवेटिव है तो ये वाला मेथड तो नहीं लगेगा। और दोनों की ऑर्डर भी वन है और उनका पावर भी वन है, यानी कि ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में है, यानी कि लैग्रैन्जेस लीनियर इक्वेशन है। ठीक, तो लैग्रैन्जेस लीनियर इक्वेशन है तो उसको इस फॉर्म में लाना है, यानी कि P और Q का टर्म एक तरफ और बाकी जो फंक्शन बच गया उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो उस फॉर्म में ही लिखा हुआ है हमारा इक्वेशन, तो हम उसको डायरेक्टली लिख लेंगे। अगर उस फॉर्म में नहीं है इक्वेशन तो उस फॉर्म में बना के इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन, गिवन इक्वेशन P इंटू वाई जेड प्लस Q इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक, अब इसमें जैसे ये दिख रहा है कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का है तो हमको सब्सिडियरी इक्वेशन बनाना है। ठीक, तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो देन सब्सिडियरी इक्वेशन आर, न्यूमरेटर में आएगा dx dy और dz। ठीक, डिनोमिनेटर में आएगा p का कोएफिशिएंट dx के नीचे आएगा, q का कोएफिशिएंट dy के नीचे और dz के नीचे ये जो ये पार्ट है जो राइट हैंड साइड में पार्ट है वो आएगा। ठीक, तो p के नीचे जो टर्म है yz उसको यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लिया, इक्वल टू dy के नीचे q का कोएफिशिएंट लिखेंगे विद साइन, है ना, यहाँ अगर नेगेटिव साइन होता तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, इज इक्वल टू dz अपॉन xy। ठीक, ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस बना इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी इक्वेशंस। इन्हीं को यूज करके हमको दो सेट ऑफ रिलेशन निकालना है बिटवीन दिस वेरिएबल्स x y एंड z। ठीक है, और हमेशा दो सेट ऑफ रिलेशन ही हमको, दो आंसर्स हमको फाइंड करना है। हमारा कंप्लीट सोल्यूशन विल बी द फंक्शन ऑफ दिस टू सॉल्यूशंस। ओके, तो सब्सिडियरी इक्वेशन सबने लिख लिया, सबने लिखा कि नहीं? यस मैम। अब देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका वो होता है जब तुमको जो पेयर ऑफ एक पेयर ऑफ टर्म्स को लिया तुमने और अगर उसमें कॉमन टर्म दिख रहा है कैंसिल आउट करने के बाद अगर x के टर्म dx के साथ आ जाए और y के टर्म्स dy के साथ आ जाए, यानी कि सेपरेटेड फॉर्म में अगर तुम बना सकते हो टर्म्स को, तो वो सबसे इजीएस्ट होता है। उसमें डायरेक्टली इक्वेट करके हम इंटीग्रेट करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा। इसमें अगर देखो इस इक्वेशन का फर्स्ट और सेकंड टर्म अगर लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, you will have dx upon yz is equal to dy upon zx। तो z and z are getting cancelled। ठीक, अब यहाँ पे dx और dy है और जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शंस आ रहे हैं वो भी x और y के हैं। ठीक, और वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे। मैं इसको जस्ट ऐसे लिख सकती हूँ x dx इज इक्वल टू y dy, यानी कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब तुम लोगों को मालूम है, तुम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ा है कि अगर इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है तो उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, सपोज आई राइट इट एज c1। ठीक, तो फाइनल सोल्यूशन जो है वो तुम इसको पूरे को एक साथ लेके इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखोगे। अब देखो 2 जो है ये दोनों ही वेरिएबल टर्म के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसको रीनेम कर लूं, c को c1 लिख लेते हैं या 2c1 को ही फिर से c1 लिख लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस c1 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? क्या किया हमने? हमने सेट ऑफ सब्सिडियरी इक्वेशंस बनाए, उस इक्वेशन का एक सेट ऑफ टर्म्स लिया, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म लिया, उसको सॉल्व करके देखा कि उसको
पूरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। हमारे पास जो डेरिवेटिव टर्म न्यूमरेटर में दिए हुए हैं टोटल डेरिवेटिव्स, उन्हीं का फंक्शन हमको डिनोमिनेटर में दिख रहा था, जिनको हमने रीअरेंज कर लिया तो हमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मिल गया। तो जब इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके हमको सोल्यूशन मिल गया। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सेट। ठीक, ये एक सोल्यूशन है। हमको हमेशा इस तरह के इक्वेशन में, इस तरह के ये में दो सोल्यूशन चाहिए होता है। देखो यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन मिला है, तो मुझे अब कम से कम या तो x और z के बीच का रिलेशन चाहिए या y और z के बीच का, मतलब दोनों रिलेशन मिला के मेरे को तीनों वेरिएबल को कवर करना है, x, y और z तीनों के रिलेशन मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं और कोई दूसरा पेयर ले लूंगी। मैंने फर्स्ट सेकंड ले लिया है, तो अब मैं सेकंड थर्ड ले सकती हूँ या फर्स्ट थर्ड ले सकती हूँ। दोनों ही तरीके से जो आंसर आएगा अलग अलग आएगा और वो दोनों ही आंसर सही आएगा। ठीक है, दोनों में से एक कोई भी आंसर लिखने से वो सही आएगा। सपोज आई टेक द सेकंड एंड थर्ड टर्म, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, you will get dx upon, sorry not dx, dy upon zx equal to dz upon xy। ठीक, और फिर से वही प्रोसेस है, x और x का कैंसिल हो जा रहा है और फिर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ रहा है, उसी तरह का फॉर्म है। y dy इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, z dz। तो आंसर क्या आएगा तुम लोग मुझे बताओ तो, सिंप्लीफाई करके इसको इंटीग्रेट करके और कांस्टेंट के फॉर्म में लिख के बताओ क्या आ रहा है इक्वेशन, सोल्यूशन क्या आ रहा है, y square minus z square minus c2। यस। अब ये c को और इस c को अलग अलग नाम देना है, इसको अगर c1 नेम दिया है इसको c2 नेम देना, दो कांस्टेंट्स हमको मिलेंगे। ठीक है, सो c2 लाइक दिस। ठीक है, बन गए यहाँ तक के, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. अभी से बन रहा है ना? यहाँ तक नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखो इसका आंसर, फाइनल आंसर, कंप्लीट सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं वो मैं बता देती हूँ। या तो हम सोल्यूशन को देयरफॉर ऐसे लिख लोगे, देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, इसको यहां से लेके ऐसे ही लिख लो, इक्वल टू C1 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक C1 का टर्म है, एक C2 का, तो ये एक, या तो एक फॉर्म ये होता है कि f ऑफ C1 इज इक्वल टू C2 लिख दो, या और f ऑफ C2 इज इक्वल टू C1 लिख दो। एक और फॉर्म होता है कि f ऑफ C1 कॉमा C2 इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक, ये दोनों में से किसी भी फॉर्म से, ये मतलब ये तीनों में से किसी भी फॉर्म से तुमने अगर आंसर लिखा तो वो सही आंसर है। ठीक है, यानी कि क्या लिखना है आंसर तुमको, either you will write it as x square minus y square is equal to some function of y square minus z square, or you can also write it y square minus z square is equal to some function of x square minus y square, or you can also write it as function of x square minus y square comma y square minus z square is equal to 0। ये तीनों में से किसी भी एक तरीके से आंसर लिखना, तीनों नहीं लिखना है तुमको, कोई एक आंसर लिखोगे और वो तीनों ही सही माने जाएंगे। क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है सबको? क्वासी लीनियर इक्वेशन मिल रहा है या लैग्रैंजेस लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, तो सबसे पहला काम सब्सिट्यूट इक्वेशन बनाओ, उसके दो दो टर्म्स को लेते हुए दो सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाओ, उन सेट ऑफ सॉल्यूशंस को फाइनली इस तरह से लिखो, लाइक दिस।
हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? Somebody was asking some doubt? No? Okay. सबने नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let me continue. अब तुम लोगों को क्वेश्चंस जो देते जा रही हूँ वो सब ये के लिए है, प्रैक्टिस के लिए। सारे क्वेश्चंस का फॉर्म वही रहेगा, क्वाजीलिनियर सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे। अलग अलग इक्वेशंस को कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या मेथड अप्लाई होता है सब्सिटरी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वही हमको लगाना है। बेसिक मेथड सबका वही है, बस ये सब्सिटरी इक्वेशन को सॉल्व करते वाले अलग अलग मेथड हमको लगाने पड़ जाते हैं। तो वो कैसे लगाने हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक, ये जो पहला मैंने दिखाया बताया तुम लोग को, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म था। लेकिन जनरली तुमको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं मिलता जो कि इस तरह से सॉल्व हो जाए। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसका अगर सब्सिटरी इक्वेशन बनाओ, जल्दी से बना के बताओ मुझे क्या आ रहा है सब्सिटरी इक्वेशन। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, डायरेक्टली इक्वेशन को लिखो और इसका सब्सिटरी इक्वेशन बनाओ। z minus y into p is equal to x minus z into q is equal to y minus x। इस इक्वेशन का सब्सिटरी इक्वेशन क्या आएगा? Yes, anyone can you tell me? Dx upon z minus y is equals Yes. to dy upon x minus z Right. is equals to dz upon y minus x. Y minus x. These are the subsidiary equations, right? सबने लिख लिया यहाँ तक? अब इसमें देखो तुम लोग, इसमें अगर हम कोई भी दो टर्म्स को लेते हैं, सपोज मैंने dx एंड dy को ले लिया, ठीक, dx और dy को ले लिया, तो डिनोमिनेटर के टर्म को देखो, मैं इसमें जो टर्म अलग से है z, इस z को मैं कैंसिल आउट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये प्रोडक्ट में नहीं है। अगर ये z इंटू वाई रहता है, x इंटू जेड रहता है, वो तो कैंसिल आउट हो जाता, हट जाता। लेकिन अभी इस टर्म में से z को हटाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, वैसे या फिर अगर मैं dx और dz को ले लूं या मैं dy और dz को ले लूं, हर बार मुझे एक ऐसा वेरिएबल मिल रहा है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है, और जो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट करके या मैनिपुलेट करके इसको हटा नहीं सकते। ठीक, तो इस तरह के जब प्रॉब्लम आ जाएगा, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, उस केस में तुम लोगों को अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक, लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिया गया है। ये जो टर्म्स है इनको तुम अगर मानो कि ये रेशियोज है, तो ये मतलब ये पूरा टर्म एक प्रोपोर्शन है, तो हम लोगों को मालूम है कि L by M is equal to N by O अगर रहता है, that is same as L plus M या L plus M या 2L plus 2M 2N is upon 2M plus 2O। इस तरह का हम जानते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि प्रोपोर्शन के लिए करेक्ट रहते हैं। वही इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर में यूज करते हैं हम लोग। और वो मल्टीप्लायर चूज करते वक्त हम ध्यान ये रखते हैं कि हम इस तरह से टर्म्स को लें, ये इस मल्टीप्लायर को चूज करें जिससे कि उन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर टर्म्स है ये सिंप्लीफाई होके या तो कोई कांस्टेंट बन जाए या फिर जीरो बन जाए। सबसे ज्यादा हम कोशिश करते हैं जीरो लाने की, जीरो नहीं आ पा रहा है तो हम कोशिश करते हैं कोई कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे को मैं बता रही हूँ एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स तुम लोगों, फिर उसके बाद आगे तुम लोग मेरे को बताना कैसे और आ सकते हैं। लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1 1 0, सॉरी 1 1 1। ठीक, ये लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर कैन बी कांस्टेंट, कैन बी जीरो, कैन बी एनी मल्टीपल एनी फंक्शन ऑफ x y एंड z। इन पे कोई कंडीशंस नहीं रहती, हमको देखना रहता है कि कौन सा मल्टीप्लायर हम यूज करें जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा इजीली सिंप्लीफाई हो जाए और साथ ही न्यूमरेटर भी एक मीनिंगफुल कंडीशन में आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 1 1 1 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो टोटल डेरिवेटिव्स हैं वो एज सच रहेंगे,
ये मल्टीप्लायर्स यूज करके हम टर्म्स को ऐड करते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर लगाने के बाद जो नया रेशो बना वो रेशो इन रेशोज के बराबर आएगा, इक्वेशन 2 के बराबर आएगा, इसलिए यहाँ इक्वल टू साइन लगा लेते हैं हम लोग। और मल्टीप्लायर्स के साथ न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई करते हैं और इन टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या आएगा, dx प्लस dy प्लस dz अपॉन z माइनस y प्लस x माइनस z प्लस y माइनस x, ठीक। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज करके किस तरह से टर्म को बनाते हैं, मल्टीप्लायर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ऐड करते हैं। न्यूमरेटर ऐड होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर ऐड होगा डिनोमिनेटर में। ये करते वक्त तुम ये कोई भी प्रोसेस लगा सकते हो, यहाँ कोई भी फंक्शन ले सकते हो, लेकिन तुमको ये ध्यान रख के करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 बनना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए। ज्यादातर 0 के लिए ट्राई करते हैं हम, ठीक। और न्यूमरेटर में जो डेरिवेटिव टर्म है जैसे dx है, dx के साथ जो टर्म आ रहा है वो सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, y के साथ जो टर्म आ रहा है वो सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए, z के साथ जो टर्म है वो सिर्फ z का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। तभी वो करेक्टली मतलब जो ये जो टर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा और हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे हमने देख लिया लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर 1 1 1 लगाने से जो नया रेशो तैयार हो रहा है वो रेशो ये आ रहा है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है, ठीक। तो अगर ये डिनोमिनेटर 0 है तो जब भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ रेशोज ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस रेशो को, ये जो अभी बनाया मैंने, इसको यहाँ से किसी के भी साथ ले लूंगी तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा वी गेट dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 0 आया, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, तो मैं इसको ले जाके इक्वल टू साइन के राइट में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे मिलेगा ये जो टर्म है इधर का वो टर्म 0 हो जाएगा। ये वाले रेशियोज में से कोई भी एक टर्म लिया मैंने, सपोज मैंने लिख लिया इसको dz अपॉन y माइनस x इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0। तो ये 0 अगर यहाँ चला गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया dx plus dy plus dz equal to 0. Now I am again getting a term which is variable separated form. So I can directly integrate this term and find the solution of this equation. I will get x plus y plus z is equal to c1. ये पहला solution मेरे को मिल गया by using the Lagrange's multiplier 1 1 1. ठीक, अब मुझे एक और set of Lagrange's multiplier ढूंढने हैं। क्या एक और सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं? क्या तुम लोग कुछ आइडिया लगा के बता सकते हो? सोच के बताओ तो। एक सेट मैंने बता दिया तुम लोगों को 1 1 1 हो सकता है, और क्या सेट हो सकता है लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का? तुम लोगों को बता चुकी हूँ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर कैन बी कांस्टेंट, कैन बी जीरो, कैन बी नॉट ऑल जीरो, एक आध जीरो हो सकता है, एक या दो, लेकिन सारे जीरो नहीं हो सकते। And it can be any functions of x, y and z. So can you tell me any multiplication which will make this denominator again 0? ऐसा कोई टर्म बता सकते हो जिससे dx को ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें, ये वाले को और ये वाले को, अलग अलग तीन टर्म्स, जिसके बाद ये डिनोमिनेटर को ऐड करने पर मुझे डिनोमिनेटर 0 मिल जाएगा। मैम x, y, z। Yes, good. x, y and z. x, y और z से अगर मल्टीप्लायर यूज करें हम लोग, इफ आई यूज लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, x, y and z, आई विल गेट न्यूमरेटर क्या बन जाएगा प्लस y dy प्लस z dz। इस चीज को भी जरूर ध्यान रखना कि मुझे dx के साथ सिर्फ x के ही फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो क्या होगा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं आएगा और हमको सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, ये टर्म कोशिश करेंगे। फिर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया x इंटू क्या था टर्म यहाँ फर्स्ट टर्म z माइनस वाई प्लस y इंटू x माइनस z प्लस
z इंटू y माइनस एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो, डिनोमिनेटर अगेन 0 आ रहा होगा। आ रहा है क्या? xz और माइनस xz ये कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म एक्स वाई माइनस एक्स वाई है, यहाँ एक प्लस एक्स वाई है, फिर कैंसिल हो गया। फिर यहाँ माइनस वाई जेड है, यहाँ प्लस वाई जेड है, तो कैंसिल होके ये टर्म आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन 0। ठीक, तो मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा, वी गेट x dx plus y dy plus z dz is equal to 0। तो इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करके क्या इक्वेशन बनेगा बताओ तो। जल्दी बताओ। x square plus y square plus z square is equal to constant. Yes, good. x square plus y square plus z square is equal to some constant, suppose I name it as c2। अपॉन 2 आ रहा है सब में, उस अपॉन 2 को हम कांस्टेंट के साथ ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, तो ये मेरे को सेकंड इक्वेशन मिला। अच्छा हाँ, कोई अगर अपॉन 2 लिख दे रहा है तो वो गलत नहीं होगा आंसर, लेकिन हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को हमेशा रीनेम करके जितना हो सके कांस्टेंट को हटा देते हैं, इसीलिए हम 1/2 को पूरा हटा देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेकिन अगर कोई लिख भी देता है तो वो गलत आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास दो सेट ऑफ इक्वेशन। तो अब फाइनल आंसर लिखेंगे क्या? कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन इज, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या उल्टा भी कोई लिख दिया तो भी सही है, या दोनों को एक के बाद एक लिख दिया, फंक्शन ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म इक्वल टू 0, वो भी सही है। ठीक, कोई एक तरीके से ही है, लेकिन आंसर लिखना, तीनों तरीका लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? Yes, ma'am. अब मेनली तुम्हारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का मतलब मेन पॉइंट यही है, ये लैग्रेंजस मल्टीप्लायर फाइंड करना, जिनको यूज करके तुम्हारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक, प्रोसेस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा यही पार्ट है, वो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा कि कौन से मल्टीप्लायर्स हैं जिनको यूज करने पर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। नोट दिस वन नाउ, xp minus yq is equal to y square minus x square। सबकी हेडिंग सेम है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ही है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखी हूँ, सबके हेडिंग वही है, सॉल्व द इक्वेशन। चलो एक जन मुझे बताओ तो सब्सिट्यूएंट इक्वेशन क्या बनेगा, मैं पूछती हूँ वो बताना। पीएश कुमार, ई सेक्शन, रोल नंबर 37, पीएश कुमार। यस मैम। तुम बताओ सब्सिडियरी तो इक्वेशन होगी एम dx by x इक्वल टू dy by y dy by y आएगा क्या? यस मैम। देख के बताओ dy by क्या आएगा? माइनस y मैम, माइनस y। ये ध्यान रखना है ना, dy अपॉन माइनस y। ठीक, dz इक्वल अपॉन टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यस, ठीक, ये इक्वेशन सबने बना लिया, सब्सिट्यूएंट इक्वेशन। अब देखो Yes, हर बार ma'am. ऐसा नहीं है, अब बोलो। कोई कुछ बोल रहे थे? No, ma'am. मैम, सबसे हाँ बोलो। मैम ये यहाँ पे जो हम लोग dx dy dz लिख रहे हैं, ये टोटल डेरिवेटिव है या पार्शियल डेरिवेटिव है? ये टोटल डेरिवेटिव है, ये सोल्यूशन का पार्ट है, ये टोटल डेरिवेटिव्स है, dx dy एंड dz, ये पार्शियल नहीं है, डेल नहीं लिखना है इसमें। ठीक,
ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा सोल्यूशन क्यों आता है, उसको समझने के लिए तुम लोगों को पूरा प्रूफ पढ़ना पड़ेगा कि लीनियर, ये जो क्वाजी लीनियर इक्वेशन है, इनको इस तरह से लिखने कि ऐसे ये सब्सिट्यूटरी इक्वेशन आया, इसको करने के लिए ना पूरा प्रूफ पढ़ना पड़ेगा। तो तुम लोग चाहो तो ग्रेवाल की बुक में देख सकते हो, ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना, मैं एक्सरसाइज नंबर बताती हूँ तुम लोगों को, 17.3 एक्सरसाइज नंबर है। इसके ऊपर जहाँ ये स्टार्ट हुआ टॉपिक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वहां पे इसका पूरा प्रूफ दिया हुआ है। तुमको अगर इंटरेस्ट है देखने के लिए तो देख सकते हो, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है और तुम्हारे काम का नहीं है। तुम लोग को कभी एग्जाम में वो चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक, तो इसलिए नहीं बता रही हूँ। पर ये ध्यान रखो, ये dx dy dz ही है, डेल नहीं है ये, ठीक, ये टोटल डेरिवेटिव्स है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में लेग्रेंजेस ही लगेगा या फिर सिर्फ क्या बोलते इक्वेट करके बन जाएगा। तो ऐसा भी होगा कुछ कुछ क्वेश्चन में कि कुछ पार्ट लेग्रेंजेस से बनेगा, कुछ पार्ट डायरेक्टली ये सॉल्व करके बनेगा, इस तरह से, ठीक। जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म लेके मैं इजीली डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। तो ऐसा भी होगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो जहाँ पे जो इजीएस्ट वे दिखता है पहले उससे सोल्यूशन निकाल लेना, फिर सेकंड सोल्यूशन के लिए देखना कि वो मेथड लगेगा कि कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड टर्म को ले लूं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, I will get dx upon x is equal to dy upon minus y। तो ये सोल्यूशन क्या आएगा बता सकते हैं क्या कोई मेरे को? लॉग के फॉर्म में आएगा, फिर अगर हम लॉग हटा देंगे तो x बराबर 1/y आएगा। एक्स वाई इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/y आएगा। तो कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट किस फॉर्म में आएगा? मैम वो एक इन आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, x बराबर 1/y प्लस c। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तब तो लॉग हटा पाएंगे, है ना। ये इसको ऐसे लिख लेंगे हम, log x is equal to minus log y plus some constant we has to be added, I will name it as log of c1। क्यों? क्योंकि मेरे को जो इंटीग्रेशन के टर्म्स हैं वो log के टर्म्स मिल रहे हैं, तो आगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कन्वीनियंट होगा अगर मैं log of c1 लूँ, ठीक। अब इसको मैं अगर इस तरह से ले लूँ, log of x plus log of y is equal to log of c1, or that is log of xy is equal to log of c1। So taking anti-log on both side, I will get the equation xy is equal to c1। ये पहला सोल्यूशन मिल गया। कईयों को ये अच्छे से आता होगा, कईयों को थोड़ा सा डाउट होगा, इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। अगली बार जब लॉग आएगा मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख दूंगी, ठीक है। आंसर आएगा xy is equal to c1। गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखते हैं सेकंड सेट ऑफ टर्म्स, कोई और पेयर है कि जिसको लेने से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है? क्या मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेके या सेकंड और थर्ड टर्म को लेके डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकती हूँ क्या? होगा क्या सॉल्व, बताओ मुझे। और अगर नहीं होगा तो बताओ कि लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर क्या लें जिससे कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए। मैम xy1 x by 1, no x y and 1 okay, x y and 1, right, x y and 1 करेक्ट है, वही यूज कर सकते हैं यूजिंग द लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। x y and 1, you will get the term equal to x dx plus y dy plus dz upon x square माइनस y इंटू वाई हो रहा है, तो यानी आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो डिनोमिनेटर फिर से 0 बन जा रहा है, सो वी आर गेटिंग
we get x dx plus y dy plus dz is equal to 0. सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. x square plus y square plus z square is equals to constant. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तक ठीक है. उसके बाद वाला टर्म क्या आएगा? z आएगा कि z स्क्वायर आएगा? 2z आएगा. dz है सिर्फ, है ना. z इंटू dz नहीं था. ठीक, ध्यान रख के करना. तो क्या होगा देखो, यहाँ x स्क्वायर बाई 2 आएगा और यहाँ y स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ z आएगा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा. तो मैं अगर 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो एक सोल्यूशन आएगा x प्लस y स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से c. ठीक, ये ध्यान रख के करना, नहीं तो अलग अलग लिख लो. और कंप्लीट सोल्यूशन इज f of xy is equal to x square plus y square plus 2z. ठीक, तो बस हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्या क्या लैग्रेंज मल्टीप्लायर लग सकता है. सबने लिख लिया यहाँ तक? मैम अगर हम सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो पहले आया था एक्स वाई बराबर सम कांस्टेंट, उसका क्या करेंगे? उसको उसी के फंक्शन से तो ये एक्स वाई आया ना. मतलब मैं नहीं समझी तुम्हारा क्वेश्चन. किसके बारे में पूछ रहे हो? कांस्टेंट के बारे में? मैम जो पहले सब्सिडरी इक्वेशन का पहले दो टर्म्स का सॉल्व करके हमने जो सॉल्यूशन निकाला था एक्स वाई बराबर सम कांस्टेंट, और तो मैम उसका क्या करेंगे? यस उसको मैम. उसी की वजह से तो ये टर्म लिख रहे हैं ना हम लोग. एफ ऑफ एक्स वाई क्यों लिख रहे हैं? ये जो एक्स वाई हम लिख रहे हैं ये कहाँ से मिला? ये फर्स्ट सोल्यूशन से मिला है ना एक्स वाई. देखो सोल्यूशन है एफ ऑफ c1 इज इक्वल टू c2, ये सोल्यूशन. ठीक, तो c1 की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1? xy. तो एफ ऑफ xy इज इक्वल टू c2 की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 4? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2z. तो दोनों इक्वेशन यूज तो हो रहे हैं. इनको यूज करने के लिए तो ये बनाया. आंसर का एक्चुअल फॉर्मेट ये है एफ ऑफ c1 इज इक्वल टू c2. c1 की वैल्यू तुमको एक से मिलेगी, c2 की वैल्यू एक इक्वेशन से. मतलब लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करके लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो दो कांस्टेंट के टर्म्स मिलते हैं. उन दो कांस्टेंट के बीच का रिलेशन जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन देता है. ठीक है, गॉट इट? ओके भी डाउट है? ओके मैम. ओके, नो मैम डाउट नहीं. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नोट करो तो जरा. y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सॉरी y स्क्वायर इंटू पी है. y स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस 2y. इस गिवन इक्वेशन को लिख लो. और सब्सिडरी इक्वेशन बनाओ कि हम जो जो क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्टली को इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब बताओ. पहला सोल्यूशन निकालने क्या खड़ा होगा?
क्या मल्टीप्लाई ढूंढना पड़ेगा कि कोई एक पेयर लेके सॉल्व होगा? मैम फर्स्ट और सेकंड टर्म को सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ राइट, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व इट फर्स्ट। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को ले लेते हैं। तो dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास टर्म बन गया x dx इज इक्वल टू माइनस वाई dy। तो सोल्यूशन क्या आ जा रहा है बताओ तो जरा। x square by 2 is equal to minus y square by 2 plus c। तो उसको थोड़ा 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं और c को अलग करके बाकी टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो ये आंसर आना चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। आर यू गेटिंग लाइक दैट? यस मैम। अभी तक तो ये सबसे बनना चाहिए, बन रहा है कि नहीं, कि किसी को डाउट है? अगर डाउट है, अभी पूछ भी नहीं पा रहे हो, तो तुम लोग व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करके लिख सकते हो या क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो कि यहाँ डाउट है। जो भी कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे भी डाउट आ रहा है उस कॉपी का फोटो खींच के मेरे को भेजना और साथ में डाउट तुम लोग पूछ लेना, ठीक है? मैं वही वैसे ही तुम लोग को रिप्लाई कर दूंगी। सिंसियरली पढ़ो, क्योंकि ज्यादा दिन अभी ऑफलाइन ऑनलाइन वाला चलेगा नहीं। जहां तक एग्जामिनेशन ऑफलाइन करने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो सिंसियरली अगर अभी से नहीं पढ़ोगे तो ऑफलाइन एग्जाम फेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? एज सच ही तुम लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई करके बेस तुम्हारा थोड़ा सा बिगड़ा ही हुआ है ना? सब पढ़े ऑनलाइन वाली पढ़ाई सब भूल जाते हैं, कुछ ही स्टूडेंट हैं जो लोग सिंसियरली पढ़ते हैं। चलो एनीवे, तो हमको एक आंसर मिल गया। अब दूसरे आंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा सोच के देखो तो। क्या हम कोई और दूसरा पेयर लेके इसको बना सकते हैं क्या? लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर काम आएगा? यस मैम। बताओ कौन से क्या मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं? चलो यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिक है, मैं बता दे रही हूँ, तुम लोग फिर अपने एंड से सोचना है। एक्चुअली ये जो सब्सिडरी इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हैं ना, ये यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। यही क्वेश्चन लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर से भी सॉल्व होता है, और यही क्वेश्चन एक और तरीके से सॉल्व होता है जो कि ज्यादा मुझे इजियर लगता है, तो मैं तुम लोगों को वो वाला मेथड बता रही हूँ। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर क्या हो सकता है इसमें, ये तुम लोग सोच के मेरे को कल बताना, ठीक है? अभी एक और मल्टीप्लायर y square minus zy upon 2 and y by 2। फिर से बोलो, वाई स्क्वायर मैम माइनस माइनस नहीं आएगा मैम, जेड वाई बाई 2 बस। जेड बाई z into y by 2 बाई 2 and y by 2। y by 2, ठीक? So I am not trying it, but I am hoping that this is going to get me the zero value in the denominator. But what about the numerator? Suppose denominator 0 भी हो गया, तो numerator तुम्हारा बन रहा है y square dx plus zy upon 2 into dy plus y by 2 dz. How will you solve this one? अभी हम लोग कैसे सॉल्व कर पा रहे थे? हम तब डायरेक्टली इंटीग्रेट इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास जो टर्म थे ना, उसमें ये जो डेरिवेटिव टर्म था उसके साथ जो टर्म है वो x का ही फंक्शन था।
इसीलिए वो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर का टर्म है तो मेरे को y और x के बीच का तो रिलेशन नहीं मालूम, मैं कैसे वाई स्क्वायर टर्म को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं? नहीं कर सकती ना। मैम वो गलत हो गया, वन ही आएगा। हाँ, मैम वाई स्क्वायर नहीं, वन रहेगा। मैम वो गलती पहला कर टर्म दी। 1 आएगा। हाँ मैम। चलो 1 ले लेते हैं। फिर दूसरे टर्म के लिए क्या करेंगे, जेड वाई को हम कैसे इंटीग्रेट करें y के रेस्पेक्ट में, और वाई डी जेड को कैसे इंटीग्रेट करें? नहीं हो पाएगा ना, हमको टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में चाहिए। ये अगर ये टर्म की जगह ना ऐसा भी अगर आ जाता z dy प्लस y dz तो भी वो सॉल्व हो जाता। क्यों? क्योंकि z dy y dz इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ yz। yz का जब टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं, हाँ बोलो। Ma'am, we can take then 2x z and y. 2x Z and y. 2x z and y, let me check। 2x z and y, so what you are getting as denominator? 0। 2x y square minus xyz plus xyz minus 2y square x। Yes, okay, so this will work, correct? This set of Lagrange's multiplier will work। ठीक, तो ये एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर मिल गया। मैं तुम लोगों को पहले ही बोली ना मल्टीप्लायर्स मिलते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, तो ये तो मेथड तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ये मल्टीप्लायर्स यूज करके बना सकते हो। एक और तरीका होता है, वो चीज मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ जिससे तुम लोगों को एक और तरीका समझ पता चल जाए। सेकेंड और थर्ड टर्म को जरा लेते हैं हम लोग। ये जो मैं अभी टोटल डेरिवेटिव की बात कर रही थी ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। सेकेंड और थर्ड टर्म को अगर लेते हैं, डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस 2y इंटू एक्स। इसमें x का टर्म कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, अब ये जो टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y के टर्म में है और z के टर्म में है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये रीअरेंज करके हो सकता है कि ये सॉल्व हो जाए। ठीक, तो ऐसा अगर टर्म आता है कभी कि एग्जैक्टली सेपरेबल फॉर्म में नहीं है लेकिन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो उसको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। जैसे यहाँ हो रहा है, इसमें मैं अगर इस तरह से लिख लूँ, ये आ रहा है z माइनस 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। ठीक, या मैं सारे टर्म्स को अगर एक साथ ले आऊं, ये आ रहा है z डी वाई माइनस 2y डी वाई प्लस y डी जेड इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो z डी वाई प्लस y डी जेड, ये दो टर्म है, ये अपने आप में अलग अलग सॉल्व नहीं हो सकते ये दोनों। ठीक, z को मैं y के रेस्पेक्ट में या y को मैं z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकती, लेकिन ये टर्म अपने आप में टोटल डेरिवेटिव है yz का। ठीक, तो मैं z dy प्लस yz को d ऑफ yz लिख सकती हूँ। ठीक, और ये जो टर्म है इसमें तो मेरे को y का ही फंक्शन मिल रहा है, तो मैं उसको एज सच लिख लूंगी माइनस 2y dy। ठीक, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट जब करेंगे ये अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। सो ऑन इंटीग्रेटिंग यू विल गेट yz माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ये एक सोल्यूशन है। और अभी जो तुम लोगों ने लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर बताया वो भी सही है। ठीक, दोनों ही सोल्यूशन सही कंसिडर होंगे। यू कैन सॉल्व इट बाय एनी ऑफ द टू मेथड। टू डिस्कस अनदर फॉर्म आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस मेथड। ओके, कोई डाउट है? ये वाला मेथड क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैम एक डाउट था मैम। हाँ बोलो। मैम ये जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया, हम z माइनस 2y होल मल्टीप्लाई dy इज इक्वल टू माइनस y dz, इसको मैम हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं? किस तरह से, मतलब कौन सा मेथड बता रहे हो? लीनियर कि डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद LHS को मैम जैसे हम लोग 12th में करते हैं, इक्वेशंस बन रहे हैं ना, जो सब्सिडियरी इक्वेशंस बन रहे हैं उनको तुम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जो सब्सिडियरी इक्वेशंस बन रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं, उनको कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते तुम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड कोई इसके लिए डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन जो सब्सिडियरी इक्वेशंस है उनमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तुम यूज कर सकते हो उनको सॉल्व करने। ठीक है,
और कोई Okay. डाउट है? क्लियर? चलो, तो आंसर लिख लिया क्या, फाइनल आंसर? जिसने ये लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर बताया था, कौन बताया था? मैंने नाम नहीं देखा। ये क्या, थैंक यू Yes, ma'am. किरण, वेरी गुड, अच्छा है ये दिमाग लगाया। कैन यू सी द स्क्रीन? आई एम नॉट एबल टू सी इट। स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो चलो, फाइनल आंसर लिख लो जल्दी से। We will get x square plus y square is equal to some function of yz minus y square. Okay, so today I will end here only. एक दो क्वेश्चन और अब देख ले जो थोड़े अलग टाइप के हैं ना, जिसमें लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज नहीं हो पा रहे या अलग मेथड से सॉल्व होते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। तुम लोग अब शुरू करना है, ये वाला एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करके जो भी डाउट आता है तुम लोग पूछते जाना, ठीक है? एक्सरसाइज 17.3 है तुम लोग के बुक में, इसको सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, उतने सारे तो हम लोग क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे, और जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम लोग को समझ में आएगा कि मल्टीप्लायर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक? एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स हमने देखा, 1 1 1 बहुत कॉमनली यूज होता है, दूसरा सेट होता है x y z, और तीसरा बहुत कॉमनली यूज सेट होता है 1/x 1/y 1/z, ठीक? ये चीजों को याद ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? So I'm going to end the meeting. Let me record the attendance. Okay. और कोई डाउट तो नहीं है? मैं एंड करूं मीटिंग? No, ma'am. Doubt नहीं। Okay. So I'm ending the meeting. You join for the next one.